जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवंबर 27 तक जिन राशि के जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। इसके अलावा नवंबर के महीने में विवाह मुहूर्त की तारीख भी बताऊंगा और नक्षत्र के बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा प्राथमिक जानकारी जो आपको हमेशा ही याद रखनी चाहिए उसकी भी जानकारी दूंगा। हर माता पिता को यह जानकारी याद रखनी चाहिए। इससे जो है कन्या या वर दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। अगर आप इनमें अनदेखी करते हैं या लापरवाही बरतते हैं तो यकीन जानिए जो वर और वधू का वैवाहिक जीवन है वो कष्टमय होता है या आपके विवाह के पश्चात जो वैवाहिक जीवन में जो है कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान हैं, विवाह कई बार रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, कई बार रिश्ते तय होने के बाद भी टूट जा रहे हैं और आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है फिर भी उसमें आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो यकीन जानिए एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। और अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो आपको न केवल शादी कब होगी बल्कि शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से जेड तक दी जाती है। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, महादशा, अंतरदशा, किस प्रकार के दोष लगे और उसका निवारण क्या है, साथ ही आपका चरित्र कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में अनुकूलता कैसी रहेगी, कैरियर कारोबार कैसा रहेगा। इसके अलावा धन योग का किस प्रकार संयोग है और स्वास्थ्य संबंधी किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और हमारा शुल्क केवल और केवल 751 रुपए है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हमारा नंबर 8521835678 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आप किसी कारणवश आपका फोन रिसीव नहीं होता है तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, आप तत्काल ही हमें व्हाट्सएप पर राधे राधे कर अवश्य मैसेज करें और हम आपको तत्काल से ही रिप्लाई करेंगे। अगर किसी कारणवश आपका फोन हम नहीं उठा पाते हैं तो आप मैसेज करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूँ जिनका ख्याल रखना आपको अति आवश्यक है। तो रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि नक्षत्र में विवाह करना श्रेष्ठ कर माना जाता है। मघा एवं मूल नक्षत्र का प्रथम चतुर्थांश एवं रेवती नक्षत्र का अंतिम चतुर्थांश अशुभ होता है, यानी कि अगर मघा एवं मूल नक्षत्र के प्रथम चरण के और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण जो है वो अशुभ माना गया है, इन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। यह शुभ समय विधि दंपति के दुख का कारण बनती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है, सनातन शास्त्रों में यह विधित है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही भगवान राम और माँ सीता का विवाह हुआ था और इस वजह से उनके वैवाहिक जीवन में उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का भी परित्याग करना चाहिए। हालांकि इसके लिए अपने निकटतम ज्योतिष पंडित से अवश्य सलाह ले, अगर वो सलाह दे तो अवश्य कर ले। इसके अलावा बात करें योग की तो विषकव, अतिगण, शूल, गण, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिक, वैधृति, ये इन योगों में विवाह नहीं करना चाहिए। इसके
इसके अलावा बाकी सभी योग में आप विवाह कर सकते हैं। यानी कि इन 9 योगों को हटा दिया जाए तो 18 योग जो है वो शुभकर माने जाते हैं और उन योग में विवाह किया जाता है। अगर इन योगों में विवाह करते हैं तो जातक का जो है वधु या वर जो है वो तामसिक प्रवृत्ति का हुई होता है और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दंपति के पुत्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। हालांकि इन योगों में 20 घटी अवधि होती है जो विशेष रूप से हानिकारक होती है। शुभ कार्यों के लिए योग के मात्र उस भाग को त्यागने की सलाह दी जाती है। इन 9 नित्य योगों के अलावा अशुभ भाग को त्याग कर शेष समय में सभी मांगलिक कार्य किए जाए। अब बात करें योग की तो योग मैंने बता ही दिया है। बात करें राशि की तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ इन राशियों में सूर्य का गोचर होने पर विवाह करना चाहिए। वहीं कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मीन राशि में सूर्य के गोचर होने पर जो है विवाह नहीं करना चाहिए। जब सूर्य जो है धनु राशि में गोचर करते तो खरमास लगता है, जब मीन राशि में गोचर करते तो खरमास लगता है और कर्क से लेकर तुला राशि तक जो है ये चतुर्मास रहता है। इसके बाद अगर बात करें करण की तो विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आदि जो 4 विष्टि हैं करण है तो इन करणों में विवाह नहीं करना चाहिए। और बाकी शेष करण हैं स्तंधु, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर एवं बानर इन सभी करण में विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। बात करें दिन की तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन बेहद शुभ होता है। मंगलवार की तिथि का चयन बिल्कुल ना करें। बात करें तिथि की तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी विवाह हेतु सर्वोत्तम तिथि है। वहीं चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी आदि अशुभ है, इन्हें टाल देना चाहिए। कई जातक ऐसा समझते हैं कि मासिक शिवरात्रि तिथि पर विवाह करना श्रेष्ठकर होता है तो यकीन जानिए शास्त्रों में इस प्रकार का विधान नहीं है कि भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह तिथि पर विवाह करना चाहिए, तो यह बिल्कुल ही त्याग ही दे। तो ये जो कुछ प्रथम जानकारी थी जिसका आपको ख्याल रखना। आइए मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन की स्थिति बता दूं नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में जो ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सूर्य के गोचर से वृषभ, शुक्र के गोचर से कर्क, बुध के गोचर से वृषभ, मंगल के गोचर से मकर, शनि के गोचर से सिंह, गुरु के गोचर से वृश्चिक, शनि के गोचर से मकर, राहु और केतु के गोचर से कन्या और मीन। तो कुछ इस प्रकार से संयोग रहेगा कि राहु मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में रहेंगे। बात करें वृषभ राशि में गुरु विराजमान रहेंगे और वहीं कुंभ राशि में शनि देव विराजमान रहेंगे। लेकिन बात करें अगर सूर्य देव की, मंगल देव की और बुध देव तो ये इनका राशि परिवर्तन रहेगा। राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार रहेगा कि बुध जो है वो रहेंगे वृश्चिक राशि में। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है नवंबर 7 को प्रवेश करेंगे धनु राशि में। और अगर बात करें सूर्य की तो सूर्य जो है 16 नवंबर को जो है प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और बात करें अगर विवाह मुहूर्त की तो विवाह मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहने वाला है नवंबर के महीने में। तो 12 नवंबर को है देव उठनी एकादशी और 13 नवंबर को जो है वो तुलसी विवाह है। तो तुलसी विवाह से जो है विवाह कार्यक्रम किए जाएंगे और इस तिथि से ही गणना की जा रही है। 13 से लेकर 26 नवंबर तक जो विवाह मुहूर्त है यानी कि 13 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। तो यह जो तिथियां हैं उनमें थोड़ा मामूली अंतर हो सकता है क्योंकि सभी जगह की पंचांग अलग है और कुछ नियम रीति रिवाज भी अलग होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें 13 से लेकर 30 के मध्य भी तिथि हो सकती है, 13 से लेकर 19, 20, 21 की तिथि पर भी विवाह मुहूर्त हो सकता है। लेकिन मैंने जो आपको बताया वो उज्जैन के पंचांग पर आधारित बताई है। 13 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर इन तिथियों पर जो है विवाह मुहूर्त है नवंबर के महीने में और इन तिथियों पर आप विवाह मुहूर्त तय कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको राशियों की जानकारी देता हूं। तो राशियां जो है सूर्य के गोचर से वृषभ राशि के जातक के लिए, तो वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ समय रहेगा। रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते के लिए जा सकते हैं। और चूंकि वर्तमान समय में गुरु भी जो है वृषभ राशि के लग्न भाव में विराजमान है तो वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ समय है। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं, ऐसे जातक जिनकी आयु 22 वर्ष से 27 वर्ष की उम्र मध्य है तो उनके लिए शुभ समय है। आप रिश्ते बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। और किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में, इन दोनों दिशाओं में आपके लिए शुभ है अगर आप वृषभ राशि के जातक है। तो क्या करना चाहिए? करना आपने वृषभ राशि के जातक हैं तो आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें क्योंकि आपके जो आराध्य हैं वो माँ दुर्गा है और राशि स्वामी जो है सुखों के कारक शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए आपको जो है भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अब बात करें शुक्र के गोचर से, तो शुक्र के गोचर से कर्क राशि के जातक के लिए, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और वर्तमान समय में एकादश भाव को भी देख रहे हैं। तो कर्क राशि के जातक के लिए भी नवंबर का महीना शुभ रहेगा। इस महीने में जो है कर्क राशि के जातक के घर सहनाई बच सकती है क्योंकि कर्क राशि जो वर्तमान समय में इसमें शनि की ढैया चल रही है और जब गुरु की भी दृष्टि रहे और शनि की भी दृष्टि रहे तो उस वर्ष में जो है जातक के विवाह के 100% योग बनते हैं। तो नवंबर
नवंबर और दिसंबर का महीना जो है साल का अंतिम रहेगा, लेकिन सीजन का प्रारंभ ही होगा। तो नवंबर और दिसंबर के मध्य जो है आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक है, क्या करें तो आपके जो आराध्य भगवान शिव जी हैं, तो भगवान शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करें। सावन से लेकर कार्तिक के महीने तक अगर शारीरिक रूप से सक्षम है तो 16 सोमवार का व्रत रख सकती हैं या रख सकते हैं, इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा सोमवार तिथि पर जो भगवान शिव का अभिषेक करें, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, सामान्य जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा बुध के गोचर से वृषभ राशि, तो जैसा मैंने आपको बताया वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ योग है 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य। कर्क राशि के ऐसे जातक है जिनका 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य, उनके लिए शुभ योग है नवंबर के महीने। वही बात करें मंगल के गोचर से मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा नवंबर के महीने में। और मकर राशि के जातक, ऐसे जातक जो प्रेम प्रसंग में, उनके लिए भी शुभ योग है कि वे प्रेम विवाह कर सकते हैं और प्रेम विवाह के लिए आपको माता पिता से सहमति भी मिल सकती है अगर आप मकर राशि के जातक हैं। पश्चिम दिशा आपके लिए अनुकूल है। और अगर बात करें नाम अक्षर की, तो आपका नाम अक्षर जी से शुरू होता है। अगर आपके जीवन में अशुभ प्रभाव का अधिक है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने नजदीक के किसी ज्योतिष व पंडित से संपर्क कर ले और तत्पश्चात नीलम रत्न धारण कर सकते। बात करें शनि के गोचर से, शनि तो वर्तमान समय में कुंभ राशि में है और सिंह राशि के विवाह भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे जातक सिंह राशि के जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है और विवाह नहीं हुआ है, तो उनके लिए नवंबर महीने में योग बनाएगा शनिदेव। लेकिन आपको शनिदेव को प्रसन्न करना होगा अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है और न्याय करते हैं, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। बात करें गुरु के गोचर से, तो गुरु के गोचर से वृश्चिक राशि के जातक है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके लिए शुभ योग है। मैंने पूर्व में भी बताया है कि ऐसे जातक जो जिनकी राशि वृश्चिक है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो यकीन जानिए आप अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा ले। कुंडली में किसी न किसी प्रकार का दोष लगा है, उसका आप निवारण करा लेते हैं तो वर्तमान वर्ष वृश्चिक राशि के जातक के लिए, खासकर लड़कियों के लिए तो शुभ समय है वर्तमान समय में। और इस वर्ष अगर विवाह के योग नहीं बनते हैं तो फिर आपको आने वाले समय में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप तत्काल से ही जो है कुंडली विश्लेषण कराकर पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। इसके अलावा जो है राहु और केतु, मैंने बताया है कि दोनों एक दूसरे के विवाह भाव को देख रहे हैं, तो कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। कन्या राशि के जातक के लिए उत्तर दिशा शुभ है, मीन राशि के जातक के लिए उत्तर और पूर्व दिशा। दोनों राशि के जातक एक दूसरे के पूरक है। मीन राशि के जातक की कन्या राशि, कन्या राशि के जातक की मीन राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र बनना श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि दोनों ही धर्म कर्म में रुचि रखने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और भगवान को मानने वाले हैं और उनकी कृपा से आपको अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा। दोनों ही जातक जो है जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें। सावन से लेकर कार्तिक महीने तक अगर आप शिव जी की पूजा उपासना आराधना करते हैं तो यकीन जानिए आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको 7 राशियों के बारे में बताई है जिनके विवाह के योग नवंबर में 13 से लेकर 27 नवंबर के मध्य है। हालांकि इसकी तिथि में अंतर हो सकता है। अगर जानकारी देने में कोई अनुचित कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने के लिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।